हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया। लाइव क्लास में बहुत मजा आया, कंप्लीट रिवीजन किया, एक एक कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स सब कुछ अच्छे से रिवीजन कर लिया। उस बेसिस पे एमसीक्यू भी मैंने आपको सारे के सारे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी करा दिए। अब फाइनल वो चीज जो सबको परेशान करती है और वो है केस स्टडीज। आज मैं इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा केस स्टडीज के थ्रू। आपको एक एक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस है, सीबीएसई के, एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, वो मैं आज कराने वाला हूं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 ही चैप्टर है और मैं 12 वीडियोस बनाऊंगा इसकी, यानी केस स्टडी सीरीज की, और हर वीडियो में लगभग 8 to 10 क्वेश्चन अराउंड हम खत्म करेंगे, जिससे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। साथ में आपको ये पढ़ना सिखा दूंगा कि केस स्टडीज को कैसे रीड करते हैं, किस बेसिस पे आंसर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी सीरीज है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको फॉलो जरूर करना। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की, सीयूईटी की अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं डेली बेसिस पे, इंग्लिश भी चल रहा है और अकाउंट्स इको बीएसटी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो यार कोई वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा लाइक और कॉमेंट जरूर करा करो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैनेजमेंट और इसके बनाते हैं टॉप केस स्टडीज। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। टॉप, अच्छा जब भी कोई भी केस स्टडीज होती है ना, अगर वो छोटी केस स्टडीज है 3 4 5 लाइन की तो आप शुरू से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर उसकी लेंथ ज्यादा है तो सबसे पहले आप एडिशनल पॉइंट में इनकी रिक्वायरमेंट को पढ़ लो, साथ में उसको अंडरलाइन भी कर लेना। पूछ क्या रहा है, नेम and explain the process highlighted above which started at the planning stage itself and is implicit and inherent of all the functions of management in an organization। ये जो लाइन है ये मैंने लाइव क्लास के अंदर बताया था। यकीन मानो ज्यादातर बच्चे जो है ना इस पूरे केस स्टडीज को बिना पढ़े, मुझे कमेंट्स बताओ, मेरे खुद के इतने लाइव क्लास के बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, क्या आप सिर्फ इस लाइन को पढ़ के इसका आंसर नहीं दे सकते? पूरा केस स्टडी छोड़ दो। ये है ताकत केस स्टडीज की, एसपीसीसी की। जो हम कीवर्ड उठाते हैं ना एनसीईआरटी से, वो सेम लाइन आता है पेपर में। ये ऑलरेडी सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात को? तो क्या है, पढ़ते हैं। टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का प्लान करता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप। उसी के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। फिर हम भर्ती करते हैं लोगों की, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो भी हमने प्लान बनाया है उसका एग्जीक्यूशन भी सही से हो, उसके लिए फिर डायरेक्टिंग भी किया जाता है। एनी डिस्क्रिपेंसीज, अगर कोई डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान एक्टिविटी, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है ताकि आगे वो गलती रिपीट ना हो कंट्रोलिंग में। तो कुल मिला के यहां से लेकर यहां तक इन्होंने प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक सारी बात बोल दी। प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफ भी है, डायरेक्टिंग भी है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है प्लान परफॉर्मेंस से, डेविएशंस को ठीक किया जाता है, कंट्रोलिंग भी है। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस हाईलाइटेड। देखो नेम भी बताना है, एक्सप्लेन भी बताना है। तो आपको आंसर नंबर 1 जो है, द प्रोसेस हाईलाइटेड इज कोऑर्डिनेशन। यहां पे जो प्रोसेस हाईलाइटेड है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। और फिर आपने कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करना है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। सिंक्रनाइजिंग एक्टिविटीज मैंने बताया था, क्यों कंफ्यूजन नहीं होगा अगर कोऑर्डिनेशन है तो। और फिर इस साथ में इम्प्लिसिट एंड इनहेरिएंट ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में इम्प्लिसिट है, मतलब ये है ही, इसके अंदर लगेगा ही लगेगा। सारे फंक्शंस में, सारे के सारे स्टेज लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, सबके अंदर जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो आप कोऑर्डिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना 3 से 4 लाइन के अंदर, और पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेशन। तो ये 1 नंबर का हो जाएगा, ये 2 नंबर का हो जाएगा, आपके 3 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन से काफी ज्यादा चांस है कि केस स्टडी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बाई कोटिंग्स लाइन, लाइन को कोट करके फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। लाइन कोट करने का मतलब ये होता है कि आपको लाइन बताना है कि किस लाइन से किस लाइन तक पढ़ के आपको वो समझ आया, मतलब वही जो हिंट आपको मिला आंसर देने का। बाई कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन एनी 2 सच फीचर्स। आपको 2 फीचर बताने हैं मैनेजमेंट के। पढ़ते हैं क्या है, लाइन कोड कैसे करना होता है वो भी बताऊंगा आपको। आंसर नंबर 2, मजा आएगा अच्छे से। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, एमसीक्यू बना रखा है, तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल समझ लो कि कुछ भी नहीं है, हलवा है ये।
Pallavi started a wedding planner company, Dreams Unlimited, in 2016, and her target was to among the top 10 company in this field within the next 3 years. तो भैया उसने टारगेट बनाया है कि उसने टारगेट बनाया है, हर टारगेट was बी द अटमोस्ट टॉप 10 कंपनीज में होना चाहिए नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर, ये उसका टारगेट बन गया, हर टारगेट। तो जब कोई टारगेट बनाता है तो इसका सबसे पहला जो फीचर आएगा वो क्या होगा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भाई पहला फीचर क्या है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और फिर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन करना है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने के लिए, और गोल होता है तो उसी गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। फिर लाइन को कोट कर देना है यहां से, हर टारगेट से लेकर पूरी लाइन को लिख देना 3 इयर्स तक, हर टारगेट से लेके 3 इयर्स तक। ये लाइन को पढ़ के मुझे समझ आया कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक्सप्लेन एनी टू सच फीचर, तो फीचर लिख के एक्सप्लेन करना है। नेम एनी टू फीचर होता तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, बट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा, 2 बोला है तो ये पहला हो गया। अब एक दूसरा भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं आगे मिल जाएगा। फॉर दिस शी एम्प्लॉय पीपल हैविंग डिफरेंट स्किल्स, तो उसने जो है वो डिफरेंट स्किल्स के लोगों को हायर किया। शी वर्क हार्ड एंड यूनाइटेड द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल टू अचीव दिस गोल्स, लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट किया, लोगों के एफर्ट्स को जोड़ा, ताकि सबका ताकत अलग अलग जगह ना जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, हम गोल को अचीव कर सकते हैं। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर इन दिस इंडस्ट्री चेंज वेरी फास्ट एंड द कंपनी अडॉप्टेड टू कीप पेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ध्यान रखना यहां पे द रिक्वायरमेंट से लेकर पूरा का पूरा यहां तक चेंजिंग एनवायरनमेंट तक है ना, ये कंप्लीट आएगा द रिक्वायरमेंट से लेकर चेंजिंग एनवायरनमेंट तक। मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है, मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिलेगा, डायनामिक को एक्सप्लेन कर दो, फिर लाइन कोड कर दो, द रिक्वायरमेंट से लेकर चेंजिंग एनवायरनमेंट तक। ठीक है, पूरा लिख देना, अच्छा रहेगा, डॉट डॉट मत लगाना, पूरा लिख देना। तो ये 2 पॉइंट आपको देखो यहीं से समझ आ गया। एक है डायनामिक, जहां पे फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहा है मैनेजमेंट के अंदर, और पहला क्या था, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आगे देखते हैं। एज प्लान द कंपनी अचीव इट्स टारगेट विद इन 3 इयर्स, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ध्यान रखना, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मैंने आपको बताया हुआ है लाइव क्लास के अंदर आज ही कि सारे के सारे एम्प्लॉइज हैप्पीली और सेटिस्फाइड है, और द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज नोटिसेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का जो इफेक्ट है ना वो नोटिसेबल है, उसको देखा जा सकता है। ये साफ साफ ये कौन सा पॉइंट है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, ये इनटेंजिबल फोर्स के अंदर आएगा। इनटेंजिबल फोर्स को एक्सप्लेन करना है, और ऑल द एम्प्लॉय से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक आपको लिखना है। 3 पॉइंट इसके अंदर बेस्ट पॉइंट थे, एनी 2 लिखना है, जो दिल करे 2 पॉइंट लिख देना, तीनों मत लिखना भाई। कोडिंग लाइन फ्रॉम द, अब बस आपने जो पढ़ी लिया है, बताओ मजा आया कि? लाइक जरूर करके जाना, मैं केस स्टडीज में जी जान झोंक दूंगा कि बिजनेस स्टडीज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अंत भला सब भला आपका आखिरी बोर्ड पेपर है। अभी से अपने माइंड को एकदम स्ट्रांग कर लो, ताकि लास्ट में ना तुम्हारा कोई लोड कोई प्रेशर ना रहे। फिर सीयूईटी की ऐसी तैयारी करेंगे ना हम लोग, आप भी याद रखोगे, आपको ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आऊंगा। ड्रीम आप देखो, पूरा मैं करूंगा, मेरे साथ बस मेहनत करनी है, आप भी करोगे मैं भी करूंगा। ठीक है, चलो 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। कैप्चा लिमिट, अब इसमें पूछा क्या है, दिस हैज हेल्प, यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड स्टेट 3 पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड। ये आपको पहचानना है और आपको बताना है, तो आप खाली पॉइंट लिख सकते हो। और 3 नंबर का है, चाहते हो नहीं यार रिस्क नहीं लेना, कोई टीचर एक्सप्लेन करने में नंबर ना काट दे, तो 1 या 2 लाइन आप लिख सकते हो, जो छोटे से छोटा हो आप उसको लिख सकते हो। आपको इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिखना। और आप एक चीज नोटिस करना कि जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स, मैं सब कुछ यहाँ बता रहा हूँ, और मैं यहाँ भी हाईलाइट कर रहा हूँ कीवर्ड्स। और पूरे चैप्टर के अंदर से मैंने केस स्टडी उठा के दिए हैं, 1-1 घंटा लग जाता है क्वेश्चंस को छांटने में, एक चैप्टर के अंदर, राइट। Captcha Limited PYQ है is a construction company in which all the employee learn various way of dealing with diverse situation from their seniors. Company provide financial as well as non-financial incentive. This help the employees to grow and develop their ability. देखो employees का आप development कर रहे हो, right? अब यहाँ पे कोई line तो कोट करना नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखोगे जो importance है, these are the following importance highlighted here is, ठीक है, the following importance highlighted here, सबसे पहला क्या है, it helps in achieving, जहां पे आप एम्प्लॉइज को डेवलप कर रहे हो, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हो, उनको ग्रो कर रहे हो, तो इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। तो जो पर्सनल गोल्स है आपका, क्योंकि मैनेजर खुद एक एम्प्लॉय है, उसको अचीव करने में मैनेजमेंट आपकी हेल्प कर रहा है।
द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव एज अ रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड इट हैज अ पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट। तो यहां से लेकर यहां तक मतलब अब इस पॉइंट को समझ आ रहा है। इट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर रहा है। और ये जो लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, तो समझ जाना ये कौन सा है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो टाइम की कमी पड़ती नहीं है, आराम से तसल्ली से लिखना, अच्छी राइटिंग में, और गैप दे दे के, स्पेस दे दे के, खुला खुला अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। The training module are excellent and the employees always to find a unique way of providing solution in the context of rapidly changing in the business, ठीक है, rapidly changing in the business environment. This helps in, देखो ट्रेनिंग इस तरीके से देते हैं वर्कर को ताकि कोई भी चेंज अगर इन्वायरमेंट में आ जाए तो भैया उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो फीचर जैसा ही इंपॉर्टेंस होता है, बस इंपॉर्टेंस में इट हेल्प्स इन ये लग जाता है, हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में मदद करता है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देकर, उनको सपोर्ट देकर। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। आपको इसे वैसे तो लिखना ही है, एक्सप्लेन नहीं करना, बट इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लेन इन 2 to 3 लाइंस, राइट। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो एक एक क्वेश्चन सिंपल इसलिए लग रहे हैं, PYQ के आपने MCQ बना लिए, आप लोगों ने डिटेल लाइव रिवीजन कर लिया, तो तीनों करना पड़ेगा 12 क्लास के अंदर, बस 12 दिन और अच्छे से आपका ये पूरा खत्म BST। 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, तो पहले आइडेंटिफाई करो, पहचानो, साथ में एक्सप्लेन करो फीचर ऑफ मैनेजमेंट जो डिस्कस किया है मिस्टर अगस्त्य इन हिज अनाउंसमेंट। और आपको 3 रीजन बताने हैं दैट मैनेजमेंट इज इंपोर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंपोर्टेंट क्या है उसके 3 रीजन बताने, कुल मिला के इस पॉइंट में तो जी इंपोर्टेंस लिखना है। और आपने जो पिछले क्वेश्चन में तीनों इंपोर्टेंस लिखा है ना, आप ये तीनों इंपोर्टेंस लिख सकते हो, या इसके अलावा भी कोई इंपोर्टेंस लाइक इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, इट हेल्प्स इन मोटिवेशन, आप वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब देखते हैं जरा क्वेश्चन है क्या, कौन सा फीचर की बात कर रहा है। द जनरल मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अगस्त्य लोखंडे मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट दैट AGM of the company, when we think of a brand we think of reputation, but the reputation is made or broken by the quality of product and customer representation। कस्टमर को आप कैसे देखते हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है आपके ब्रांड की इमेज। इफ पीपल आर मिजरेबल, अगर लोग खराब हैं, दे कांट गिव देयर बेस्ट वर्क, द ब्रांड सफर्स, तो उससे ब्रांड सफर करेगा। ऑन द कॉन्ट्रारी पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इफ देयर इज जॉब सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। तो बताओ क्लास, ऑन द कॉन्ट्रारी पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑब्जर्व मतलब आपको एक लाइन पढ़ाई थी याद है, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसिएबल। मैनेजमेंट का जो काम है ना वो नोटिसिएबल है, वो दिखेगा, यानी कि मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर फर्स्ट का लिखना, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस। तो ये आपका आ गया फीचर, और साथ में क्योस कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो ये सब कीवर्ड आप ध्यान रखना, वो आता है आपके इंटेंजिबल के अंदर। फिर आपके सेकंड पॉइंट में द फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपने 3 इंपोर्टेंस लिख देने हैं ABC करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर एंड करना है, 3-4 जितने नंबर का भी होगा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स लिखा है तो मे भी एक से ज्यादा हो सकता है, हाईलाइटेड इन द अबव केस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, इन तीनों में से कोई पूछा है, देखते हैं 1 है, 2 है या 3 है। 5वां, सिल्वर मिल स्टार्टेड देयर बिजनेस एज B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर ऑन हाई क्वालिटी मिलेट सीड्स। द फर्म वाज सेट अप इन द बैकवर्ड एरिया ऑफ क्लास रंसधन, ठीक है, या पता नहीं क्या लिखा है। The firm was earning just enough revenue to cover its cost। देखो the firm आपके कॉस्ट कवर कर रहे हो, तो ये जो कॉस्ट कवर कर रहे हो इसको बोलते हैं सर्वाइवल, ठीक है। ये क्या होता है, सर्वाइवल। और जो सर्वाइवल है वो किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। Over a period of time, due to rising awareness among the people about the health benefit of millets, and within the year 2020-23 declare International Year of Millets, the demand for millets increased and the firm was be able to earn high profit। अब फर्म प्रॉफिट कमा रहा है, तो सर्वाइवल के बाद क्या आ गया आपका, प्रॉफिट भी आ गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। दिस हैव अ वाइटल इंसेंटिव द फर्म कंटिन्यू सक्सेसफुल ऑपरेशन, इट हैज एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशन एंड इंड्यूस मिलेट फ्लोर। तो भैया ये क्या आ गया, सर्वाइवल प्रॉफिट हो गया, ये क्या हो गया आपका, ग्रोथ हो गया।
गया, मिलेट बेस्ड स्नैक्स और मिलेट बेस्ड बेवरेजेस बनाने लगे। विद इंक्रीज इन इस ऑपरेशन इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली टू वुमेन, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं? समाज का भला कर रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। इन्वॉल्विंग देम इन क्लास डिस्किंग, क्या लिखे, डिस्किंग, क्या है क्लास बताना जरा मुझे, पर जरूरत नहीं इसकी। क्लीनिंग एंड पैकिंग ऑफ द मिलेट्स, एक बार बताना क्लास मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ह्यूस्किंग लिखा है ना, डी ह्यूस्किंग, डी ह्यूस्किंग क्या है? डी ह्यूस्किंग, क्लीनिंग एंड पैकिंग ऑफ द मिलेट्स। तो चलो ठीक है, तो अब कुल मिला के मिलेट्स को वही है, उसको निकालना, उसको मतलब निकालना, साफ सफाई करना, पैकेजिंग करना, उसमें महिलाओं को एंगेज कर रहे हैं। तो महिलाओं को काफी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो कि हमारा सोशल इंसेंटिव। तो यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्टिव आ गया हमारा। तो सब द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर हाईलाइटेड इन द अबव केस इज, ये भी लिखना लाइन आपको। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर तीनों पॉइंट आ गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। सर्वाइवल भी आ गया, जहां पे कॉस्ट कवर करने की बात कर रहा है, फिर मुनाफा कमाया, और फिर क्या किया, प्रॉफिट्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। फिर इन्होंने नए नए ब्रांचेस बनाना चालू कर दिया। और दूसरा जो है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, हेल्थ अवेयरनेस, और सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वुमेन। आप ये लिख दोगे ना, जितना अच्छे से लिख दोगे उतने नंबर मिलेंगे आपको। प्रेजेंट करना है अपनी शीट्स को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और दूसरा क्या है, हेल्थ अवेयरनेस। लोगों को हेल्थ अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हम ऐसी चीज बेच रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी। मिलेट से ऑब्वियसली क्लास, जो गेहूं से कई सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं आजकल कंटिन्यू, तो मिलेट से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, रागी, बाजरा, इन सब चीजों से मतलब कि स्ट्रांग रहता है, आपका पेट अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। चलो खैर, ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। कम टू 6th क्वेश्चन, क्या पूछा है इसमें, व्हाई विल दे नीड टू डू कैरी आउट the main task, what will they need to do to carry out main state in 2 points, identify the level of which necessary workforce was appointed। तो ये levels of management टॉप मिडिल लोअर में से क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। मुरलीधर पारेख स्टार्टेड, शायद सीबीएसई के सैंपल पर क्वेश्चन है इस साल का, टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस इन गुजरात इन 2020-22 बाय यूजिंग practices like eco friendly dyeing and printing process in order to ensure the environmental sustainability, soon the business start flourishing। ठीक है, for the flourishing मतलब बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है तेजी से। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 मुरलीधर फॉर्मुलेटेड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो मुरलीधर कौन से लेवल पे काम कर रहा है, टॉप लेवल पे, क्योंकि गोल कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑफ इंक्रीज इन सेल 10%। तो ये गोल टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है। और आगे, एंड फ्रेम स्ट्रेटजीज फॉर द अचीवमेंट, सिंस हिज जॉब वाज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल ही अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट। टॉप लेवल ने जो सबऑर्डिनेट अपॉइंट किया है, कैरी आउट द मेन टास्क ऑफ इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान। तो जो भी प्लान हमने बनाया है वो टॉप लेवल मैनेजर है, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोलिंग करने काम किसका, मिडिल लेवल मैनेजर का। एंड स्ट्रेटजीज मेड बाय हिम, तो आप मुझे बताओ कि उसने जिसको आइडेंटिफाई किया है, ही अपॉइंटेड अ सबऑर्डिनेट, जो सबऑर्डिनेट उसने अपॉइंट किया है, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द नेसेसरी वर्कफोर्स वाज अपॉइंटेड। ये कह रहा है कि किसको, किसने अपॉइंट किया, वो टॉप लेवल, बट किसको अपॉइंट किया है वो पूछ रहा है। तो ही इज वर्किंग एट, ही इज अपॉइंटेड एज अ मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो इसको अपॉइंट किया गया है मिडल लेवल मैनेजमेंट में, और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ही विल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो आप जरा मुझे बताओ मिडल लेवल वाले कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो भैया आपको 3 पॉइंट आपको लिख देना, 2 बोला है, चलो 2 ही लिखना है आपको। तो सबसे पहला कि जो भी लोअर लेवल की ग्रीवेंसेस है उनको मिडिल लेवल, टॉप लेवल तक पहुंचाना, और टॉप लेवल की प्लान पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, रिक्रूटमेंट का काम करना, ये सारी चीजें, ठीक है। रिक्रूटमेंट का काम जो है वो भी है, रिक्रूटमेंट हो गया, टॉप लेवल की प्रॉब्लम्स को, टॉप लेवल की जो प्लान पॉलिसी टारगेट्स है उनको नीचे लेना, वर्कर्स की जो ग्रीवियंसेस शिकायत है उनको टॉप लेवल तक पहुंचाना। तो आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। गिव रीजन जस्टिफाई आंसर, सीबीएसई का ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। कल एक बच्चे ने पूछा भी था, पर्सनली बताया उसको। स्टेट वेदर आशिता और लक्षिता आर एफिशिएंट और इफेक्टिव, ये भी टॉपिक बहुत आता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, ध्यान समझना। आशिता एंड लक्षिता आर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डैजलिंग एंटरप्राइजेस डीलिंग इन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ठीक है। द फर्म सिक्योर्ड एन अर्जेंट ऑर्डर ऑफ 1000 ब्रेसलेट दैट वर टू बी डिलीवर विद इन 4 days। तो ये हो गया आपका 4 days, ठीक है, ये होगा टाइम। दे वर असाइन responsibility of producing 500 bracelet each at cost of
ऑफ, ये हो गया टाइम और ये हो गया कॉस्ट पर ब्रेसलेट की, ठीक है। अब आशिता वाज एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो आशिता है, आशिता इज इफेक्टिव, क्यों? टाइम पे काम को पूरा कर दिया, कि उसने टाइम पे काम पूरा किया। लेकिन कॉस्ट 55,000 लग गई। भैया एक मुझे बता, आपको 500 ब्रेसलेट दिया था 100 के हिसाब से, तो 50,000 रुपए आपको लगाकर सामान को बनाना था। उस हिसाब से हम बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तुमने बना ही 55,000 में दिया, तो इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है, वो इफेक्टिव है। वो काम को टाइम पे तो पूरा कर देती है, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा करवा देती है। वेयर एज लक्षिता, अगर मैं बात करूं लक्षिता की, लक्षिता वाज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 400। भैया ये जो है 400 यूनिट बना पाती है कुल, है ना। तो इसका मतलब भैया 450 यूनिट बना पा रही है, बनाने तो 500 थे, तो इफेक्टिव नहीं है। लक्षिता इज नॉट इफेक्टिव, लक्षिता इफेक्टिव नहीं है। लेकिन कॉस्ट वो कम कर देती है, टाइम पे नहीं बना रही है लेकिन खर्चा कम करवा रही है, बट एफिशिएंट, क्योंकि वो लो कॉस्ट में काम पूरा कर रही है। स्टेट विद अशिता। अब आपको रीजन दे देना है। अशिता इज अचीविंग टारगेट ऑन टाइम, सो ही इज इफेक्टिव, बट ही इज टेकिंग मोर कॉस्ट, ठीक है। ही इज नॉट सॉरी, शी इज टेकिंग मोर कॉस्ट या मोर बजट फॉर प्रोड्यूसिंग दीज यूनिट्स इन स्टिपुलेटेड टाइम, सो ही इज नॉट एफिशिएंट। बट इन केस लक्षिता, लक्षिता इज नॉट इफेक्टिव, बट शी नॉट इफेक्टिव because in 4 days she only produced only 450 units, so she is not effective, but she spent only 90 rupees per bracelet, so is efficient, ठीक है। लो कॉस्ट पे काम कर रही है तो वो एफिशिएंट है, ठीक है। जो टारगेट 100 का मिला था, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इफेक्टिव एफिशिएंसी पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनसीईआरटी भी मैं कवर कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी वीडियोस को फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव केस डिस्क्रिप्शन। अबव डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट, आपको आइडेंटिफाई करना है और 3 फीचर बताना है ऑफ द आइडेंटिफाइड पार्ट। तो 3 फीचर बताने, तो क्या है ये? हेमा इज वन ऑफ द, जैसे नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब आर्ट साइंस प्रोफेशन पहचानो और बता दो। सबसे आसान क्वेश्चन है, आर्ट साइंस प्रोफेशन को पहचानना। तो देखो मैंने पूरा चैप्टर निचोड़ दिया, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ कवर करा दिया। हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी कोब लिमिटेड। शी यूज हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। लो एक चीज तो पकड़ लिया मैंने भाई, क्रिएटिविटी होता है आर्ट के अंदर, इनिशिएटिव है, एंड इन हैंडलिंग चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क। द नॉलेज गेन बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट डेज एज रिनाउंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल। द नॉलेज गेन बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट डेज इन रिनाउंड मैनेजमेंट, ध्यान रखना, रिनाउंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल थ्रू हर ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस। तो ये आर्ट के अंदर आता है। Over the years is applied by Hema in skillful manner in a skillful manner in the context of the realities of the given situation। तो जो भी उसने पढ़ा लिखा, जो भी उसने ऑब्जर्वेशन लिया है, एक्सपेरिमेंट जो उसने किया है, वो सब कुछ वो क्या कर रही है? अपने एक्सपीरियंसेस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगा रही है। तो भैया सिचुएशन के हिसाब से लगाना है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट के अंदर आता है। शी ऑफन रीड बुक्स एंड अदर लिटरेचर इन वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू कीप हर नॉलेज अपडेटेड। तो नॉलेज अपडेट भी करती रहती है। तो आपने बताना है क्लास, तो ये क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और आर्ट के 3 फीचर हैं, फीचर्स ऑफ आर्ट, और तीनों फीचर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आ गया, बुक्स की बात भी आ गई, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी आ गया, और क्रिएटिविटी भी आ गई, तीनों चीजें आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे दी एंड। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे समझ पाए हो, और हर एक चीज जो क्वेश्चन गलत आ जा रहा है आपका या कुछ डाउट है सीखो, और जो भी पूछना है कमेंट्स में लिख दो, आई विल रिप्लाई, ठीक है। ओके चलो, तो आज इतना ही। आपको मैंने 8 के 8 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए मैनेजमेंट से। आज हमने रिवीजन भी किया अच्छे से, पीवाईक्यू भी बना लिए हमने, सारे एमसीक्यू भी बना लिए। तो ऑलमोस्ट हमारा केस स्टडी के साथ पूरा खत्म हो गया। कैसा लगा आपको? अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, सुनील सर वाले मेहनत कर रहे हैं, नीड योर सपोर्ट। मैं पूरे तन मन धन से लग गया हूँ टिल लास्ट डे ऑफ एग्जाम, नॉट ओनली 12th सीयूईटी भी मैं आपको अच्छे सब कुछ करा दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लग रहा है अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करना कि भैया यहाँ पे अच्छे से पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक में, जो क्रैश कोर्स वाला फोल्डर है एसपीसीसी ऐप में, वहां से आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।